वेलकम बैक जनाब प्रोग्राम में एक मरतबा आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। और नियो पाकिस्तान में आज हम तारिक अजीज़ साहब को, जो हमारे लेजेंड हैं, हम उनको आज ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, उनको सलाम पेश कर रहे हैं, कुछ उनकी यादें हम ताज़ा कर रहे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। डॉक्टर साहब, आप इतनी अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं, कुछ लम्हा फ़िक्रियाँ भी हैं उनमें से हम तमाम लोगों के लिए। कुछ और जिक्र अगर आप तारिक अजीज़ साहब का करना चाहें तो प्लीज़ कुछ बताइएगा उनके बारे में मज़ीद। तारिक अजीज़ साहब एक ऐसी हमगीर शख्सियत के मालिक थे कि मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि जब हमने इनाम घर में उनसे सवालात कर रहे थे तो उस वक्त एक शेर आया है, मश्क सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी। तो तारिक अजीज़ साहब ने मुझे गौर से देखा और कहने लगे, एक तुर्फ़ तमाशा है हसरत की तबीयत भी। मैंने कहा तारिक अजीज़ साहब से अब कौन जी सकता है। और उसके बाद फिर हम दोनों खड़े हुए और तारिक अजीज़ साहब को एक खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश किया। मैंने एक ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जो पाकिस्तान के लिए एक मिसाल भी था और पाकिस्तान के लिए मिसालें पैदा भी जिसने की। उसने हमजाद द दुख एक किताब लिखी है, हमजाद द दुख। वो किताब अगर पढ़े इंसान, शायरी पर है, तो आपको उनके एहसासात, उनकी ख़यालात की जो तरवीज व अशात उनके अज़हान, उनके जहनों में दूसरों के अज़हान के मुंतकिल होने के लिए है, वो बड़ी मुख्तलिफ है। जैसे कि साहिर लुधियानवी की कुलियात साहिर है, उसमें साहिर लुधियानवी ने एक जगह पर लिखा है कि ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान की दुश्मन समाजों की दुनिया, हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, उठा लो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया। उसी तरह की बातें हमजाद द दुख के अंदर जनाब तारिक अजीज़ साहब ने लिखी। तारिक अजीज़ साहब के मुंह से अगर कोई एक लफ्ज़ नहीं हटता था तो वो था पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। और ये सबक उन्होंने हम सब को सिखाया कि हमारे मुंह से ये लफ्ज़ हटना नहीं चाहिए कभी। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो नबिया आपका शो भी है, मेरा भी छोटा मोटा प्रोग्राम चलता रहेगा। पाकिस्तान नहीं है, खुदा न खास्ता खाकम बदैन, मेरे मुंह में 70,000 बार खाक, तो फिर हम लोगों की कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल, और हमारी हैसियत वैसी है, मैं माजरत चाहूँगा अगर किसी कोई बात बुरी लगे, लेकिन मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुसलमान नहीं समझता। उसकी वजह है कि जिन्होंने कायद आज़म को काफिर आज़म करार दिया और वो पाकिस्तान नहीं आए, कायद आज़म का साथ नहीं दिया, आज वो अपने हशर और हैसियत देख लें कि उनके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन जो यहाँ कायद आज़म के साथ आ गए और पाकिस्तान को मस्जिद समझकर यहाँ पर रहना शुरू किया, आज वो कम से कम उस कैटेगरी में है कि अगर भारत में होते तो थर्ड कैटेगरी में भी नहीं होते। तो बड़ा अफसोस होता है उन लोगों के बारे में जो भारत की बड़ी बड़ी तारीफें करते हैं और पाकिस्तान में रहते हुए जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तारिक अजीज़ उन लोगों में से नहीं थे। तारिक अजीज़ वो थे जिन्होंने, शायद बहुत सारी उनकी महरूमियाँ थी, बहुत सारे उनके दुख थे, बहुत तकालीफ थी, लेकिन वो आखिरी वक्त तक पाकिस्तान जिंदाबाद करते रहे। और यही है हुब्बुल वतनी का तकाजा कि चाहे जितनी तकलीफ में भी आप गुजरे, अपने मुल्क से मोहब्बत कभी करना मत छोड़िए। डॉक्टर साहब, अपने मुल्क से प्यार करना मत छोड़िए। अपने आखिरी अय्याम में काफ़ी अलील रहे, काफ़ी बीमार रहे। जो मेरी भी उनसे जो आखिरी मुलाकात हुई, मुझे याद है कि उनके लिए बात करना भी ज़रा मुश्किल था, थोड़ा सा तकलीफ दे था। फिर ट्विटर पर आपको अगर याद होगा कि अगर उन्होंने अपनी जो आखिरी वो जो ट्वीट की चंद रोज़ पहले, वो भी उन्होंने उसमें कहते हैं कि यूँ लगता है कि जैसे वक्त थम सा गया है और मालिक की कितनी बड़ी नेमत है आज़ादाना नक्लो हरकत करना भी, पुराने दिन कब लौट कर आएंगे उम्मीद तो नहीं लग रही। तो बड़े बीमार और तकलीफ में उनके जो थे वो आखिरी रोज़ थे। कौन रहा उनके पास, किसने उनको देखा तीमारदारी के लिए, किसने उनका साथ दिया आखिरी दिनों में? हमारी बहन हाजरा साहिबा, अब वही उनकी साथी थी, वही उनका दोस्त थी, वही उनके हमदर्द थी, वही उनकी खैरख्वाह थी, वही उनकी गम नवा थी। और उन्होंने गो कि जब भी असेंबली आती थी 2002 में तो वो जिक्र हमेशा करती थी। अब वो मुझे कहने लगी, आप बताती थी कि तारिक आपका बड़ा पूछते रहते हैं हर वक्त, लेकिन जब ये आखिरी अय्याम की आप बात कर रही हैं तो मुझे याद है उनके भी जुमले अच्छी तरह से कि जब अस्पताल पहुंची और तारिक अजीज़ साहब के इंतकाल की उन्हें खबर मिली तो उन्होंने कहा, हम तो यहाँ गले की तकलीफ सही कराने के लिए आए थे, हमारा तो शौहर ही चला गया, हमें पता ही नहीं चला। हम तो गले का, उनको एक दर्द था, तकलीफ थी गले में, हम इसलिए आए थे। तो तारिक अजीज़ साहब जिस खामोशी से उन्होंने कॉन्कर की है पूरी इंडस्ट्री, उसी खामोशी से वो अपने रब के पास चले गए और वो अल्लाह ताला ने उनको बुला लिया। उसकी वजह एक और ये भी है कि वो, मैं आपको ये साइड उनकी बता रहा हूँ, वो बहुत मजबूत आसाब के मालिक थे, लेकिन वो दिल गिरफ्ता थे आखिरी दिनों में। और उसकी वजह ये सियासी सूरत हाल थी।
बहुत नागुफ्तबा सियासी सूरत हाल अभी भी है, तो इस वजह से थे। दूसरा ये कि वो जो पाकिस्तान को जिस अंदाज में देखते थे शुरू से और देखना चाहते थे, वो शायद उनको नज़र नहीं आ रहा था। और अब वो एंकर्स भी उस तरह बात, वो एंकर्स की तरबियत पर बड़ी तवज्जो देते थे। वो कहते थे कि कम अज़ कम इनको बोलने का ढंग तो आए आमिर, इनको सलीका तो आए, ये रज़ी अल्लाह ताला अनहा और अनहो में फ़र्क तो कर सकें। ये रमज़ान ट्रांसमिशन में आकर जो बैठते हैं, ये कम अज़ कम इनको ये तो पता हो कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अनहा है और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अनहो है। ये तो सबको ही अनहा अनहा कहते रहते हैं, इनको यही नहीं पता। ये रसूल का नाम सही तरह नहीं लेते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा निकल नहीं पाते इन लोगों के मुँह से। तो ये सब बातें मुझसे करते थे कि ये सब कैसे सही होगा, क्या होगा। मैंने कहा तारिक साहब, बात ये कि पहले एकेडमी हुआ करती थी, आप जैसे लोग थे, ज़िया मोइनुद्दीन साहब हैं, आप मौजूद हैं, उसके अलावा नईम बुखारी साहब हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने तरबियत की है लोगों की, और तरबियत करके लेकर आज आप भी देखिए नईम बुखारी साहब को, आज भी देखें आप कि नईम बुखारी साहब के बोलने का अंदाज़ या उनका गुफ्तगू करने का अंदाज़ बड़ा मुख्तलिफ है, और वो बहुत सोच के समझ के चेहरे पे लबों पे मुस्कुराहट ला के बात करते हैं। बिल्कुल तारिक अजीज साहब भी इसी तरह थे, बहुत सोच कर, बहुत समझ कर, और जब सर उठाकर गुफ्तगू करते थे तो एक शख्स हाँ हैरान होकर तकता था, और शख्स उनको देखकर बस उनको महव हो जाता था सुनने के लिए, हटाता नहीं था। जैसे मुबश्शिर लुकमान साहब ने कभी मेरे लिए कहा कि आमिर लियाकत जिस चैनल पे होता है मैं उसे स्विच नहीं कर पाता जब तक कि वो जाता नहीं है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको उस वक्त ये मिलती है जब आपका मुताला वसी हो, और कितनी अमेजिंग बात है, कितनी बड़ी बात है डॉक्टर साहब, कितनी बड़ी बात है कि जब भी हमने उनकी जब भी किसी ने तारीफ करने की कोशिश की या किसी ने भी उनको ये बताने की कोशिश की कि आप कितने बड़ी शख्सियत हैं, तो वो हमेशा एक ही जुमला जो मैंने देखा वो कॉमन रहा कि इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है, ये तो मेरे रब ताला की नेमत है। एग्जैक्टली, हाँ जी 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 जी, उन्होंने बल्कि पूरा जुमला उनका ये था जी, बिल्कुल आपने बहुत बिल्कुल दुरुस्त सही फरमाया और दुरुस्त फरमाया। उनका आखिरी जुमला यही होता था जब भी आप तारीफ करें तो भाई देखें इसमें मेरा तो कोई आमिर कमाल नहीं है, ये तो सब अल्लाह ताला का है, क्योंकि मुझ में जो कुछ मेरा है वो मेरा नहीं है, सब अल्लाह ताला का है। तो आजिज़ी थी, इनकिसारी थी, तवाज़ो थी, खिदमतगारी थी, और सबसे बढ़कर ये कि हुब्बुल वतनी की एक यादगारी थी, यानी ऐसी यादगारी थी हुब्बुल वतनी की कि उन्होंने बच्चे को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सिखाया। तो आज उनकी बरसी के मौके पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, चूँकि मैं खुद इस वक्त हुकूमती बेंचेस पर बैठा हूँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे लेजेंड्स को, ऐसे हीरोज़ को, जिन लोगों ने पाकिस्तान को ये सबसे पहले कहा हो अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आप सोचें कितनी बड़ी बात है ये कहना, ये अनाउंसमेंट करना कितनी बड़ी बात है। और ये कमल नसीर साहिबा हों या तारिक अजीज साहब हों या दीगर ऐसी और शख्सियात हों, अल्लाह ताला उनके दर्जात, तो यानी कमल साहिबा तो भी हयात हैं लेकिन अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और तारिक अजीज साहब को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। हमें उन्होंने बोलना सिखा दिया तारिक साहब, आमिर लियाकत को बोलना नहीं आता था तारिक साहब, आपने सिखा दिया। आपने आमिर लियाकत हुसैन को लफ्ज़ दिए, ज़बान दी, जुमले दिए, अदाएँ दी, और सबसे बढ़कर ये कि बर वक्त बर माहौल कहाँ क्या बात कहनी है आपने ये कहना सिखाया। आपने उसको निशिस्त व बर्खास्त के तरीके सिखाए, आपने उसे गुफ्तगू के करीने सिखाए, आपने उसमें बातों में चाशनी और हलावत कैसी डाली जाती है ये आपने उसको सिखाया। तो आमिर लियाकत हुसैन अपनी ज़िंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहेगा, और आपके दिए हुए वो 40 साल जो आप मुझे देकर गए वो मेरे पास अमानत है, जब तक मैं जिंदा हूँ उन 40 सालों की मैं इज्जत करता रहूँगा और उसको उसी तरह से फ़रोग देता रहूँगा। डॉक्टर साहब आखिरी आपसे सवाल पूछूंगी और उसके बाद आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने वक्त निकाला सुबह सवेरे। डॉक्टर साहब, जो तारिक अजीज़ साहब की जो ज़िंदगी है, जैसे कि वो अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में भी बयान करते हैं, अपने दोस्तों को भी बताते हैं कि कैसे जब वो साहिवाल से एक नौजवान आता है, लाहौर आता है और जिसके पास काम की तलाश में है और फुटपाथ पर भी वो सोया है और ज़िंदगी में इतने उसने मुश्किल दिन भी गुजारे हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात इतनी इज्जत देती है, और फिर वो किताब भी लिखते हैं जो फुटपाथ से पार्लियामेंट तक, उसमें भी सारा सफर बयान किया गया है। तो एक आम शख्स, एक जो स्ट्रगलिंग शख्स है, वो इनकी जिंदगी से मुतासिर होकर कैसे इंस्पायर हो सकता है, क्या सीख सकता है? देखिए, सबसे पहले तो उसे ये सीखना चाहिए कि टैलेंट को, सलाहियत को और मेरिट को कभी भी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती, ये कभी ना कभी वक्त लगता है लेकिन अपना रास्ता बना लेती है। दूसरी ये बात कि ज़िंदगी में कभी भी कंट्रोवर्सीज से घबराना नहीं चाहिए। ज़िंदगी में हर इंसान के साथ कंट्रोवर्सीज होती हैं, और सबसे बड़ी ज़ात मैं समझता हूँ कि आज के दौर में मिसाल देने के लिए अगर कोई ज़ात है तो वो ज़ात है इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। आज भी जब मुहर्रम शुरू होता है तो बहस ये चल रही होती है कि वो अपने घर वालों को लेके क्यों गए थे, वो बैत करने गए थे कि हुकूमत करने गए थे। आज तक अंधों को ये नहीं पता चला
कि इमाम हुसैन हक व बातिल का मार्का लड़ने के लिए गए थे। सब अंधे हैं जो ये कहते हैं कि वो बैत करने के लिए या बैत से वापस आने के लिए या यजीद की हुकूमत को तस्लीम ना करने के लिए, ना, वो अंधे हैं। वो शरीयत मोहम्मदी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले थे और अपने नाना के दीन को बचाने के लिए निकले थे। तो आज भी ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है। कंट्रोवर्सीज़ अगर इंसान को की ज़िंदगी में ना आए तो शायद वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। तारिक अजीज़ साहब की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये थी कि उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा था कि उन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया और ताहयात उनको नाअहल करार दे दिया गया, लेकिन उसके बावजूद टूटे नहीं, बिखरे नहीं। उन्होंने अपने आप को संभाला और संभाल कर कभी तारिक अजीज़ शो, कभी बज़्म तारिक अजीज़, कभी नीलाम घर, और नीलाम घर से ही उन्होंने ये नाम मुझको दिया, इनाम घर। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो तारिक अजीज़ साहब की ज़िंदगी में किसी भी इंसान को ये कहने पर मजबूर कर सकती है कि हौसला ना हारना। मतलब बल्कि मैं जनाब प्रोफेसर इकबाल अजीम के अशार पेश करके ख़त्म करता हूँ कि इसको समझने की ज़रूरत है इन अशार को कि धूप में घर से निकलते हुए डरते क्यों हो, तुम कोई मोम नहीं हो कि जो पिघल जाओगे। अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, और जो लोग दे रहे हैं रिफाकतों का फरेब, उनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला और गुफ्तगू की। और जनाब इसके साथ ही हम अपने इस सेगमेंट के ख़त्म पर पहुंचते हैं। जब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो तमाम पाकिस्तानियों का जो आजकल फेवरेट ड्रामा है, जो सीरीज़ है अर्तुगरुल गाजी के कौन से किरदार ऐसे हैं, सोचिए ज़रा, आपके पसंदीदा किरदार हैं जिनसे आज हम नियो पाकिस्तान में आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। तो देखते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले और उससे पहले भी मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी मुलाकात बहुत ही ख़ास मेहमानों से करवाने वाली हूं, और ये वाकई ही बहुत ख़ास मेहमान है और बड़े प्यारे मेहमान हैं। उसकी वजह यह है कि जिनको प्यार मिला हो आप तमाम लोगों की तरफ से, जिनकी आवाज़, जो किरदार हर घर तक पहुंचे हों, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सबको अपना मद्दाह बना लिया हो, तो क्यों ना हो वो प्यार के काबिल। जनाब हम आपकी मुलाकात करवाने चाह रहे हैं हम तमाम लोगों का जो एक बड़ा ही फेवरेट ड्रामा, आपको पता है कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर रोज़ रात को 8 बजे नशर होता है, और हम तमाम लोग, हमारे घर के चाहे बुजुर्ग हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, हम तमाम लोग खाने के साथ साथ वो सीरीज़ इंजॉय करते हैं, और वो है जनाब अर्तुगरुल गाजी। और उसके जो मेन किरदार हैं अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान, जो कि किसके फेवरेट नहीं होंगे, जिन्होंने देखा है उनके भी और जिन्होंने नहीं देखा उनके भी पसंदीदा किरदार। लेकिन जनाब जो ये किरदार हैं, ये जो ड्रामा है, ये हर घर में पहुंचने की एक जो बड़ी वजह है वो ये है कि चूंकि आपको पता है कि ये एक टर्किश सीरीज़ है, टर्किश लैंग्वेज में है, और इसको डब जो किया गया है उसके पीछे जो हमारे पाकिस्तानी फनकार हैं हमारे, उनका बड़ा किरदार है, क्योंकि उनकी डबिंग की वजह से ही जो है, उनके वॉइस ओवर की वजह से ही तो ये ड्रामा इतना मकबूल हुआ पाकिस्तान में। पहले ज़रा हम एक पैकेज आपको दिखाते हैं, फिर ज़रा हम हमारे फनकारों से और हमारे टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी जनाब, तो ये क्लिप आपने देखा, मशहूर जो सीरीज़ है अर्तुगरुल, उसका ये एक क्लिप था, और इसकी मकबूलियत की यकीनी तौर पे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो इन किरदारों के पीछे जो आवाज़ है वो किसी और की नहीं बल्कि वो हमारे अपने फ़नकारों की है। तो उनसे आपकी आज हम मुलाकात करवा रहे हैं जनाब नियो पाकिस्तान में। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं शो में जो प्रोजेक्ट हेड हैं इस पूरे के प्रोडक्शन के, जनाब खुर्रम जमशेद साहब, वेलकम टू द शो जनाब। इसके साथ साथ जो अर्तुगरुल गाजी का जिन्होंने डब किया है इस किरदार का, इस कैरेक्टर का, एहतशामुल हक साहब, और हलीमा सुल्तान के लिए रबिया किरण राजपूत, हमारे जनाब जो ये टैलेंटेड लोग हैं इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जनाब खुशामदीद कहते हैं आप तीनों को प्रोग्राम में। सबसे पहले मुझे बात करनी है रबिया, सबसे पहले आपसे, चूंकि ओ गॉड हलीमा सुल्तान, आपको पता है कि एक इतना लोगों ने, ख़वातीन ने, लड़कियों ने उनका स्टाइल एक अडॉप्ट करने की कोशिश की, तो मुझे बताएं सबसे पहले आगाज़ कैसे हुआ इस प्रोजेक्ट के लिए, जब आपको ऑफ़र आई, क्या सिलसिला बना? बहुत शुक्रिया नबीहा कि आपने हमें ऑन बोर्ड लिया आज के प्रोग्राम में, और टर्किश में इसको कहते हैं कि एवल्लाह करदिशम,
तो आपका बहुत शुक्रिया। ये प्रोजेक्ट यकीनन बहुत बड़ा है और जितने भी तमाम आर्टिस्ट इसमें परफॉर्म कर रहे हैं वो भी बड़े खूबसूरत हैं। स्पेशली अगर मैं ख़ुद को निकाल के बात करूं तो चाहे वो अर्तुगरुल का किरदार है, हाइमा खातून का किरदार है, इब्न अरबी हैं, सुलेमान शाह हैं और बाकी तमाम किरदार तो खूबसूरत हैं ही टर्किश में, लेकिन जिन्होंने डब किया है वो तमाम आर्टिस्ट भी बहुत खूबसूरत हैं। और यकीनन इसको बनाने वाले और इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने वाले जो हमारे डबिंग डायरेक्टर स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं, खुर्रम जमशेद साहब, इनकी बदौलत मुझे भी ये किरदार निभाने का और इसको परफॉर्म करने का मौका मिला और उन्होंने इस प्रोजेक्ट का मुझे हिस्सा बनाया। सिलसिला शुरू इसका क्रेडिट भी खुर्रम भाई को जाता है कि अक्सर ये होता है कि लीड जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। स्पेशली ये प्रोजेक्ट चूँकि 5 सीज़न पे मुश्तमिल था तो किसी ऐसे आर्टिस्ट को लेना जो कि लॉन्ग टर्म में मसाइल भी क्रिएट ना करे, चैलेंजेस भी ना आए और आपके साथ जेल इन हो जाए, तो मैंने इनके साथ पहले काम नहीं किया था। ये इनका भरोसा था, ये इनकी नज़र थी कि इन्होंने वो टैलेंट मुझ में देखा, ऑडिशन किया और आपने इस कैरेक्टर के लिए, एक्सेप्ट कर ली फौरन। आपको नहीं लगा कि मतलब कि थोड़ा कोई मुश्किलात हो सकती हैं, लंबा हो सकता है, आप बिजी हो सकती हैं, स्केड्यूल ऐसा वैसा हो सकता है क्योंकि एक लंबी सीरीज है, तो आपने मतलब फौरन एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि मैं प्रोफेशनली ये काम करती हूँ, डबिंग और भी प्रोजेक्ट्स करती रही हूँ, तो मुझे अंदाज़ा था इस प्रोजेक्ट की अहमियत का और मुझे ये भी अंदाज़ा था कि ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा होने वाला है। और आपको लेकिन जब आप ये भी अंदाज़ा कर था लेते हैं तो फिर आपकी इतना प्यार भी मिलेगा, स्पेशली हलीमा के कैरेक्टर को भी। और ये सीरीज़ पाकिस्तान में आपको पता है कि पहले भी जो टर्किश सीरीज़ हैं वो बहुत हिट हुए हैं, बड़े पसंद किए गए हैं, इसका भी आपको था अंदाज़ा कि ये भी इतना मकबूल होगा? अच्छा, मज़े की बात यह है कि खुर्रम जमशेद साहब के साथ मैंने काम पहले नहीं किया, लेकिन इनके पास से जो पहले प्रोजेक्ट्स जा चुके हैं वो भी बहुत ज़्यादा हिट रहे। उन्होंने भी पाकिस्तान की जो तारीख़ है ड्रामा इंडस्ट्री टर्किश के प्लेस के हवाले से वो बदल के रख दी थी। तो नामवर प्रोजेक्ट्स पहले भी गए तो मुझे इनके साथ एसोसिएट होने का मौका मिल रहा था इस प्रोजेक्ट के थ्रू और ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जहाँ तक आपने कहा कि मोहब्बत जो आपको इस प्रोजेक्ट के थ्रू मिली है, यकीनन आप काम मेहनत कर रहे थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट चूंकि इतना बड़ा था और आपने सोच रखा था कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था, लेकिन जिस कदर मिल गई मोहब्बत या जिस कदर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, सराहा, वो नाकाबिले बयान है। वो जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा है। खुर्रम साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी आपका जो फेवरेट कैरेक्टर है अर्तुगरुल में वो कौन सा किरदार है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपकी तमाम मॉर्निंग शो की टीम को बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने हमारे मकसद में एहतसाम और रबिया और इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि हमें इनवाइट किया आपने इसके ऊपर कुछ रोशनी के लिए। देखिए, जो प्रोजेक्ट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं डेफिनेटली वो मेरे सबसे मेरा एक प्यार है और जो आपकी एक सिलेक्शन होती है वही आपकी बुनियादी एक कामयाबी की वजह बनती है। और इससे पहले जब हमारी इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है तो उस टाइम डबिंग से मेरा म्यूज़िक से वास्ता है। क्या नाम है, लास्ट काफ़ी अरसे से मैंने म्यूज़िक के बाद इश्क़े ममनू पहला प्रोजेक्ट किया था। तो इश्क़े ममनू की वजह से टर्किश ड्रामा लोगों ने जो है खासा सुपर डुपर हिट रहा पाकिस्तान में माशाल्लाह से, और सुपर डुपर हिट उसका OST भी मेरी आवाज़ में है, इश्क़े ममनू जो आपने सॉन्ग सुना होगा। तो डीपली जो है खासा एक है और माशाल्लाह से एहतसाम इज़ अ वेरी गुड टैलेंट और ख़ुद माशाल्लाह प्रोड्यूसर भी हैं, रबिया रेडियो करती हैं। तो मैंने इनिशियली जो प्रोजेक्ट्स के अंदर आर्टिस्ट चाहे थे, क्योंकि देखिए ये एक नई इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी और बीच में खासा ब्रेक भी आया था और उसके बाद जो है ये अर्तुगरुल गाजी, देखें हर आर्टिस्ट, अभी आपने रबिया से सवाल किया कि आपको कैसे पता था, बट जो लॉन्ग विजन के जो लोग हैं वज़ीर आज़म के ट्वीट के बाद से माशाल्लाह ये उनका ड्रीम था और पाकिस्तान टेलीविज़न का एक मेजर टास्क था। और नो डाउट पाकिस्तान टेलीविज़न की जितनी टीम है उन्होंने हमें इस प्रोजेक्ट में, हम जब क्वालिफाई हुए, ऐसा नहीं कि हमें ये प्रोजेक्ट सजा के मिल गया था, पाकिस्तान में और प्रोडक्शन हाउस को
ये काम दिया गया था और कोई 4-5 महीने सिलेक्शंस पे लगे थे। हमने नो डाउट अपनी मेरी एक प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस के अंदर रहते हुए मैं अपना खुद को कंफर्म करता हूँ एज के मुझे अगर चीज़ अच्छी लग रही है तो नो डाउट मेरे माइंडसेट के लोगों तक ये चीज़ पहुँच जाएगी, बाकी अल्लाह मालिक है। अच्छा, एहतशाम भी आपके साथ बैठे हैं। इससे पहले कि मैं एहतशाम से भी मजीद गुफ्तगू करूं या कोई सवाल सामने रखूं या कोई बात करूं, एहतशाम आपसे जो मेरी पहली फरमाइश होगी, आई एम श्योर आपको पता होगा कि मैं क्या फरमाइश करने वाली हूँ। यकीनी तौर पे कोई डायलॉग मैं आपसे सुनना चाहूँगी और अगर जो है रबिया भी उसमें कंट्रीब्यूट करेंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगी नियो पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए इस वक्त। अगर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपकी फरमाइश से पहले गुफ्तगू का आगाज़, क्योंकि दरमियान में बहुत सारी बातें हो जाती हैं और आप जहन से निकल जाता है चीज़ें, तो क्रेडिट देना है। जब आप स्क्रीन पर आकर बैठते हैं और लोग आपसे मोहब्बत करते हैं तो ज़रूरी ये है कि उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जाए। सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद खुर्रम जमशेद, पाकिस्तान टेलीविज़न, जिनकी फाइनल अप्रूवल के बाद खुर्रम जमशेद ने जब कास्ट किया, तमाम चीज़ें, मेरे माँ बाप की दुआएँ और सब लोगों का बहुत बहुत प्यार। अब जो आपने बात की है डायलॉग्स की, तो उसके लिए मुझे हलीमा से पहले पूछना पड़ेगा कि इनको कुछ याद है या नहीं है, और फिर ये कहेंगी तो फिर वो सुनाया जा सकता है। मैं अपना पर्सनल, अगर आप एक कोई मोनो डायलॉग अगर आप कहें, वो बहुत ज़्यादा मशहूर मोनो डायलॉग तो उससे हम कर लेते हैं। वो पहले सीज़न का पहले एपिसोड का डायलॉग है और वो है कि जुल्फ़िकार से बेहतर कोई तेज नहीं, न अली से ज़्यादा बहादुर है कोई इस ज़मीन पर। तो ये ऐसा डायलॉग है जो सबको याद है और सब उससे मानूस भी हैं। तो ये आपकी फरमाइश। ज़बरदस्त। अब रबिया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी मैं आपको रबिया पुकारूं, हलीमा पुकारूं। आई एम श्योर आपकी भी सराउंडिंग में बहुत सारे लोग आपको हलीमा से पुकारते होंगे और प्यार है ये लोगों का। अगर आपको किसी जो नाम आपकी पहचान बनता है, अगर उससे भी पुकारा जाए तो ये तो बल्कि एक फ़नकार के लिए मेरे ख्याल से फ़ख्र की बात है। तो रबिया, मुझे आपसे भी कुछ डायलॉग सुनने हैं और एहतशाम आपसे भी सुनने हैं, लेकिन ये डायलॉग, ये कॉन्वर्सेशन में ज़रा बड़ी करूँगी तो ज़रा ब्रेक पर जा रही हूँ। तब तक आप ज़रा डायलॉग्स वगैरह याद कर लें, सोच लें, और हमारी ऑडियंस भी आई एम श्योर बड़ी एक्साइटेड होगी ये कुछ डायलॉग सुनने के लिए। और आप जो इन इतने बड़े कैरेक्टर्स के पीछे जो चेहरे हैं उनसे मुलाकात करके ब्रेक से जनाब वापस आते हैं। चाय का कप पकड़िए, साथ रहिए, सुकून कीजिए। जनाब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो टर्किश ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी के जो किरदार हैं, जो मोस्ट फेमस किरदार हैं, मारूफ किरदार हैं, उनके पीछे, इन किरदारों के पीछे हमारी जिन पाकिस्तानी फनकारों की आवाज़ है, उनसे आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। आई एम श्योर कि मेरी तरह आप भी एक्साइटेड होंगे इनसे बात करके। ब्रेक से पहले हमने हमारे आर्टिस्ट से एक फरमाइश की थी कि कुछ डायलॉग्स हमें जो है वो हमारी ऑडियंस के लिए ज़रा कुछ बताएं। तो रबिया, एहतशाम, आर यू रेडी गाइस? जी, एक तो मेरी जिंदगी में मुसीबत ये है, मैं अपना नाम ही ठीक कराता रहा हूँ आज तक। एहतशाम, आई गेस। एहतशाम है Okay. और हाँ, अर्तुगरुल और एहतशाम। तो ये रबिया के साथ पहले सीजन का एक डायलॉग है और वही हमें अक्सर याद भी रहता है, तो हम वही परफॉर्म कर लेते हैं दोनों इस वक्त। मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ हलीमा सुल्तान, मेरी मौत पर आंसू न बहाना, मेरी जबान पर अल्लाह का नाम रहेगा आखिरी सांस तक, और मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत। अर्तुगरुल, अगर आप नहीं रहे तो मुझ पर ये जिंदगी तंग हो जाएगी। मैं हर वक्त आपके पास आने की दुआ करूंगी और आखिरी दम तक मेरे दिल में सिर्फ आप ही रहेंगे। That's it. तालियां जनाब, हमारे स्टूडियोज में जितने लोग हैं भरपूर तालियां करें, और क्यों ना तालियां और दाद मिले जनाब। इतना मकबूल कैरेक्टर्स और उनकी आवाज़ निकालना, एक्सप्रेशन देना किरदार में, ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल है। खुर्रम साहब, आप मुझे बताइएगा क्या कैसे आपने जनाब ये हीरो जो दो आपके राइट लेफ्ट पे बैठे हुए हैं, दो हीरे, इनकी आपने तलाश कैसे की और क्या चीज़ रिक्वायर थी? ऑब्वियसली बड़े बड़े किरदार हैं, बड़ा करैक्टर है, क्या चीज़ मोस्ट डिमांडिंग थी अर्तुगरुल के किरदार के लिए? किस तरह की आवाज़ आप ढूंढ रहे थे? एक्चुअल चैलेंजिंग की मुझे पुरानी आदत है
और बिफोर डबिंग प्रोजेक्ट्स जब मैं म्यूज़िक अपना एक प्रोडक्शंस किया करता था तो आपने उचिया मिजाजे वाली एक मेगा हिट प्रोजेक्ट था मेरा, स्ट्रिंग्स दूर एंड जिमी अथरे, कॉल बैंड, ओवरलोड, ये सारे मेरे वो प्रोजेक्ट्स हैं कि इंक्लूडिंग जुनून एंड जोश एल्बम। अर्तुगरुल गाजी के साथ साथ भी डबिंग प्रोजेक्ट्स जितने भी हमने किए, तो ये चैलेंजिंग पुराना है कि आवाज़ों का जो सिलसिला है उसको तलाश करना। नो डाउट एहतसाम तो मेरे साथ काफ़ी अरसे से हैं और ख़ुद भी ये निजी एक चैनल पे जो है प्रोडक्शंस डबिंग के करते रहते थे। गो के ख्वाहिश थी कि लीड जब हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया तो क्यों ना हम अपनी ही फ्रेंड सर्कल जो है उनको पहले ट्राई, जिनसे हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी बात समझते हैं। हमेशा जितने भी समझदार डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने सर्कल को पहले अप्रोच करते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट उनका फ्रेंडली एक इन्वायरमेंट बना रहे। और नो डाउट हमारी एक फैमिली की तरह है, जितने मेरे प्रोडक्शंस में टीम है, मेरे साथ जो एसोसिएट है, मेरा उनका एक माइंड सिंक है और आर्टिस्टों का भी उनके साथ सिंक है। सैयद कामरान नकवी, उसका बड़ा रोल है मेरे साथ, मेरी ब्रीफ के साथ, कि जो भी चीज़ मेरी ब्रीफ होती है वो उसको बड़ा पिक करते हैं। और जब आपकी टीम आपके साथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अकेला सिंगल कोई पसंद नहीं होता है। पाकिस्तान टेलीविज़न में वहाँ पर सबा अतहर एंड फारूक अफजल एंड करंट डीपी जो हैं, क्या नाम है, फारूक अफजल के साथ साथ फारूक हैदर साहब, तो ये सब जितने हैं एंड एमडी से लेके जितने लोग हैं, सबों को इस प्रोजेक्ट से एक आफ्टर प्राइम मिनिस्टर जो है एक ऐसी बात थी कि पूरी पाकिस्तान के लोग जो है इस प्रोजेक्ट का वेट कर रहे थे। और डेफिनेटली हमने भी इस ट्वीट को देखा हुआ था, हमें ये नहीं पता था कि ये प्रोजेक्ट हमें भी असाइन हो सकता है, बट ये है कि उसकी एक सरसरी वे एहतसाम रबिया से मेरी मुलाकात नहीं थी, सिर्फ इनसे मेरी फ़ोनिक बात हुई थी। मगर एक फ़ोनिक पे मुझे ये कि यार एक ट्राई करते हैं, क्योंकि होता है बाज़ औक़ात आप थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करते हैं। तो जो रिस्क कमाली XYZ जितने भी आर्टिस्टों के साथ मैं कर चुका था काम, तो मैं चाह रहा था कि इसमें लीड एक, और अच्छा भी लगता है मुझे कि मेजर प्रोजेक्ट में आप जब ऐसे लोगों को जो टैलेंटेड होते हैं उनको चांस देते हैं तो वो टैलेंट भी निकल कर आता है, एक टैलेंट बैंक भी नया बन जाता है। और एक फीडबैक से, अभी जो फीडबैक हमें चौथे सीजन पे आ रहा है फर्स्ट से, वो आपके सामने है, तो वो उसका हम सब एंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त करंट हमारे प्रोजेक्ट कोई आ रहा है, कोई गुड न्यूज़ है हमारी ऑडियंस के लिए, तो वो भी अनाउंस कर दें। कमिंग प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली आ रहे हैं, बट वो आपको पता है कि प्राइवेसी उसकी एक बिफोर और मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। और हमारी जो टीमें इस वक्त जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम कर रही हैं, डेफिनेटली वो अपनी दूसरी प्लानिंग फेज पे भी काम कर रहे हैं और सबों का बड़ा कंट्रीब्यूट है। ओवरऑल हमारी जितनी ऑडियंस है उन्होंने इसको बड़ा अच्छा एडमायर किया है, प्रोजेक्ट को बड़ी रिस्पेक्ट दी है और उर्दू खासा मार्केट हुआ है पूरी दुनिया। थैंक यू सो मच, आप तीनों हमारे साथ स्टूडियोज में न्यू पाकिस्तान के मौजूद थे, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी हम आपको जनाब गुड लक कहते हैं। जनाब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल होगी मुलाकात कुछ नए सेगमेंट्स के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।